सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात बोली गया यहाँ पर, बोला गया लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। जिंदगी में आप लोगों की बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पर लेकिन आप लोगों को हमेशा उनके सामने लड़ना है, उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। क्योंकि देखिए समस्या ना एक टाइम तक ही रहती है, उसके बाद में अगर आप लोग उनके सामने टिके रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीजें जो है वो साइड में होने लगती हैं। पर लेकिन आप लोग इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। आप लोग समस्या पर ध्यान न देकर अपने जो पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, अपना जो काम होता है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर उस काम पर आप लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो समस्या जो है वो बराबर में से अपने आप छूटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, समस्या पर पूरे ध्यान दे देते हैं, तो उसकी वजह से फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हमेशा कोशिश करो अपने काम पर ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें जो है वो साइड में होना स्टार्ट हो जाएगी। और काम पर ध्यान रखने का सबसे शानदार तरीका है कि अपना एक शेड्यूल बनाओ। अगर आप लोग मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में उठने के बाद में एक शेड्यूल बनाओ और फिर इवनिंग तक उस शेड्यूल को फॉलो करो। और फिर शाम को बिस्तर पर जाते टाइम एक बार एनालिसिस करो अपना कि कितना शेड्यूल आप लोगों ने इसमें से कंप्लीट किया है और कितना शेड्यूल बचा हुआ है। और कोशिश करो कि नेक्स्ट दिन जो है अब इससे भी ज्यादा थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना है। तो अगर जिंदगी इस तरीके से आप लोग जीने स्टार्ट कर दोगे तो देखते ही देखते आप लोगों की जिंदगी में जो है वो चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर लेकिन ये काम आसान नहीं है, पर करना पड़े। अगर करोगे तो इसका मतलब रिजल्ट भी आएगा। तो दोनों ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोशिश करो कि इन चीजों को अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्ट करूंगा क्विज के साथ में, टकटकी लगाकर वीडियो को देखेगा। और मॉर्निंग में जो भी बच्चे उठ रहे हैं, देखिए बड़ी ही अच्छी चीज रहती है अगर मॉर्निंग में उठकर आप लोग अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं और इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दिन एक बार सही स्टार्ट हो जाता है ना मॉर्निंग में, तो फिर इवनिंग तक आप लोगों का दिन बना रहता है। अगर मॉर्निंग में लेट लतीफ हो गए तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो कोशिश करो कि सही टाइम पर उठकर अपने दिन को स्टार्ट करो। तो शानदार तरीके से टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है। काफी कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इसके चलते सारी बातें आप लोग को एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर दो गांव को अभी रिसेंटली क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर डाल दिया गया है। आखिर कौन से हैं ये दो एरिया, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है अभी सेक्शन 20 के द्वारा डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जिसके थ्रू यहाँ पर इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। हमारी कंट्री में अगर लार्जेस्ट फॉरेस्ट के बारे में आप लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है आप लोगों को यहाँ बताना है। और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर राज्य के टोटल एरिया के बारे में बात करें तो टोटल जो एरिया है उसमें से कितना एरिया जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, इसके मामले में सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करूंगा पूरा टॉपिक, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। मोह की एक पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी है जिसको मोह भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है वो आप लोग को बताना है। तो ये क्या करती है, ये क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट के बारे में, सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर। आखिर ये सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होती है और क्या क्या इसके इस्तेमाल है, तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक टर्म है सिंथेटिक बायोलॉजी, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई आप लोगों को ये बताना है पहली बार, यानी किस इंसान ने इस चीज के बारे में बातें की। तो जानेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। रिसेंटली अभी बात करें यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ रिफ्यूजी के बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे कुछ डिफरेंसेस भी इनके बारे में और इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाएगा आप लोगों का। इसी के साथ में हमारी कंट्री जो है वो यहाँ पर आज तक भी साइन नहीं किया हम लोगों ने, बेसिकली यहाँ पर प्रोटोकॉल है रिफ्यूजी से रिलेटेड। तो कौन से साल के हैं यहाँ पर ये आप लोग को बताना है। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और जितना चीजों को ध्यान से सुनोगे उतने ही लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाओगे। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि चीजों को अच्छे से एंजॉय करोगे तो आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, और कनेक्ट करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को सुनो, ठीक है, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ओके, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से किसके बारे में, सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है इसको हम लोग समझेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये किस तरीके से आज के डेट में चीजों को इंप्रूव करने का काम कर रही है उसको भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। ये जो टॉपिक है काफी शानदार तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, तो उसी से बैकग्राउंड उठाते हुए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर ये टॉपिक रखने वाला हूँ। अगर नॉर्मल भाषा में पहले आप लोगों से बात की जाए सिंथेटिक बायोलॉजी, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ से इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ बायोलॉजी,
कंप्यूटर साइंस और इसी के साथ में मेटाबॉलिक जो बेसिकली इंजीनियरिंग है, यानी कि एक तरीके से जो जीन नेटवर्क होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इनको सबको जब मिक्स आप लोग कर दोगे तो सिंथेटिक बायोलॉजी यहां पर निकल कर आएगा। यानी कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन है जिसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक मिक्स वेज है। अगर थोड़ा सा नॉर्मल शब्दों में आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो एक मिक्स वेज है जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी, इसी के साथ में यहाँ पर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का जो मिक्सचर हो जाता है, तो यहाँ पर ये सिंथेटिक बायोलॉजी आप लोगों के सामने निकल कर आती है। और इसको अगर बायोलॉजी की भाषा में आप लोगों को समझना है, जैसे कि नॉर्मली आज की डेट में आप लोगों ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। यानी कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी है, उसके अंदर उस बीमारी को कट कर आज की डेट में हम लोग उसका इलाज कर देते हैं। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं बेसिकली एक बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड जो इन्फॉर्मेटिक है, यहाँ पर एक तरीके से इसमें कुछ चेंज किया जा रहा है यहाँ पर डीएनए, प्रोटीन और सेल्स के अंदर में। और जब यहाँ पर इसका एप्लीकेशन किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप लोग आज की डेट में एक पर्टिकुलर सिस्टम का इस्तेमाल कर आप लोग चीजों को सही कर सकते हैं। इसी का एक उदाहरण है यहाँ पर, अब जब आप लोगों ने जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर पोर्शन अगर बेकार हो गया, ठीक है, तो इसमें एक अलग से जीन ऐड कर दिया जाता है, एक तरीके से इसको एक अलग तरीके से पैटर्न में लाकर, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप लोगों ने शक्तिमान देखा है तो शक्तिमान में आप लोगों ने देखा होगा कहीं जोक जोका बन जाता था, कहीं कपाला बन गया, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पर। ये तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से साइंस का यही करिश्मा है। अगर इसको आप लोग ढंग से समझोगे तो ये एक तरीके से ऐसे मैन्युफैक्चर्ड इंसान भी यहाँ पर बना सकता है एक पर्टिकुलर जीन के बेस पर। या फिर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग एक सुनने में आएगा एक शब्द आप लोगों को कि लाइफ को रीडिजाइन करने का काम यहाँ पर किया जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा कि कई बार कि यहाँ पर एक मतलब बात की जा रही है कि बच्चे मैन्युफैक्चर्ड होंगे, मतलब बच्चे के बाल कैसे होने चाहिए, उसके बेसिकली हाइट कैसे होनी चाहिए, उसका कद काठी कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, आंखों का कलर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके चलते एक मैन्युफैक्चर्ड बेबी तैयार किया जा सकता है, जैसे एक घर तैयार करते हैं। तो ये सारा कमाल जो है यहाँ पर निकल कर आता है, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है कि एक तरीके से मानवता के खिलाफ एक छेड़खानी हो जाती है। इसलिए वो चीजें जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और बोला गया इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो एक सही तरीके के लिए किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर बारबारा यहाँ पर होबोमिन, ये इनके द्वारा 1990 में यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी नाम यहाँ पर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको बेसिकली कैसे यूज करना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए यहाँ पर बन जाता है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके तहत यहाँ पर जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, एडिटिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है, उसके थ्रू यहाँ पर चीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरीके से नया एक सिस्टम तैयार किया जाता है। एक मोटे मोटे तौर पर अगर एक उदाहरण और आप लोगों को दूं तो यह जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप आप लोग देखते हैं आज के में, आप लोगों ने सुना कई बार बीटी ब्रिंजल के बारे में, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन के बारे में। तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार होता है ये यहाँ पर इसी के तरीके से तैयार होता है ताकि चीजों को अगर कहीं पर कोई दिक्कत है उसको सुधार कर इंप्रूव कर इसमें इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया गया सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर, जिससे आने वाले टाइम में हम लोग एनर्जी, एग्रीकल्चर, बायोफ्यूल कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके चलते नेशनल पॉलिसी भी लाने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर पॉलिसी हमारे देश में नहीं रही तो फिर चीजें जो है ना कुकुर मुत्ते की तरीके से अपने आप निकलती हैं। यानी कि उन्हें कि आप लोगों ने कुछ अगर आज की डेट में आप लोग देखो, अगर दिन को आप लोग स्टार्टिंग से शेड्यूल करके नहीं चलोगे तो फिर कभी आप लोग मोबाइल में लग जाओगे, कभी दोस्त से किससे बात करने लग जाओगे, कभी घर से बाहर निकल जाओगे, कभी सो जाओगे, मतलब आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप लोगों का टाइम कहाँ चला गया। तो हर एक चीज के लिए आप लोगों को प्लान बनाना पड़ेगा अगर इफेक्टिवली आप लोग चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर प्लान आप लोगों के पास में नहीं होगा तो फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी किधर जा रही है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक एक सिचुएशन क्रिएट फिर हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन चीजों को समझना और ढंग से इंप्लीमेंट करना। एप्लीकेशन बड़ी शानदार है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल जो पार्ट है वो बनाने की बात की जाती है। इसके चलते यहाँ पर जैसे मैंने भी आप लोगों से बातें की कि चेंज कर डीएनए के अंदर में यहाँ पर नया पार्ट कोई बना सकते हैं, ठीक है, वो चीजें आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ से इसके एप्लीकेशन से प्रोटीन डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, जैसे विटामिन अगर एक ही डिफिशियंसी है किसी चीज के अंदर, आप लोगों ने देखा कई अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था यहाँ पर इसके बारे में, जब हम लोग बात करते हैं
कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप का मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने मान लीजिए गाजर है, तो गाजर को एक तरीके से उसके अंदर में जो बीटा कैरोटीन आप लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से जो गाजर है उसके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। तो चावल के बारे में हम लोगों ने फोर्टिफाइड राइस के बारे में बातें की थी। तो ये तरीके क्या होते हैं, उस जो चीजें हम लोग यूज करें उस चीजें में जो विटामिन और प्रोटीन की क्वांटिटी को बेसिकली इनहेंस कर देना। आखिर फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि अब आप लोग जब उसको यूज करोगे तो आप लोगों की बॉडी में जो विटामिन और प्रोटीन्स की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकेगा। तो एक तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशियंसी होती है, जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं कई बार, तो उनको ठीक किया जा सकेगा। ये फंडा एक काफी अच्छा फंडा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक अच्छा इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बोल सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग जो बेसिकली माइक्रोबीज होती है उनको प्रोड्यूस किया जाता है नेसेसरी एंजाइम या फिर बायोलॉजिकल फंक्शन। इसके चलते आप लोगों ने कई बार सुना होगा बायो रेमेडिएशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको भूलकर एक शब्द याद रखिएगा, बायो रेमेडिएशन, और फिर आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। मतलब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार वहां पर जहाज पलट गया और उसमें से क्रूड ऑयल निकलकर बेसिकली ओशियन इनके समुद्र के ऊपर फैल गया। तो इससे क्या मुद्दा देखने को मिलता है, इससे ये मुद्दा देखने को मिलता है कि समुद्र का पानी जो है बर्बाद हो गया, उसमें जीव जंतु जो है उनकी जान जा रही है और भी ज्यादा खतरनाक वो पूरे एरिया में फैलता जा रहा है। तो बायो रेमेडिएशन जो है ये एक तरीके की रेमेडी यानी कि सॉल्यूशन होता है, जो कि बायोलॉजिकल सॉल्यूशन होता है, जिसके चलते यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक नेचुरल सॉल्यूशन होता है जिसमें यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कई सारे प्लांट पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इन सब चीजों को सोख लेते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे फंगी ऐसे होते हैं जो कि इन चीजों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इस तरीके के तेल को खाकर और उसको फिर क्या करते हैं एक नेचुरल प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट बनाकर दे देते हैं, जिससे कि वो एनवायरमेंट पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर सिंथेटिक जो बेसिकली बायोलॉजी के तहत, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लाभप्रद आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के इस्तेमाल में यहाँ पर इसका बेसिकली यूज किया जाता है। कई बार यहाँ पर सिंथेटिक जीनोमिक बनाने की कोशिश की जाती है। सिंथेटिक जीनोमिक एक उदाहरण दिया गया बड़ा ही प्यारा सा। मान लीजिए आज के दिन में आप लोग गुलाब का फूल लेकर आते हैं और उसमें से आप लोग रस निकालते हैं और फिर अपना कोई भी डिओड्रेंट वगैरह बनाते हैं या सेंट वगैरह बनाते हैं। पर लेकिन सोचिए सिंथेटिक कुछ ऐसी चीजों को मिक्स किया जाए कि गुलाब का फूल की जरूरत ही ना आप लोग को और बिल्कुल उसी तरीके की महक आप लोग को आने लगे, उसी तरीका परफ्यूम जो है और इको फ्रेंडली परफ्यूम आप लोग बना पाए। तो यहाँ पर ये सिस्टम बेसिकली इसकी हेल्प से किया जा सकता है, यानी कि इंजीनियरिंग यहाँ पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक शानदार आउटपुट निकल कर आता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है इसका, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल है। पता चला मैंने जैसे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, किसी ने चीजों को एडिट कर कर अपना एक मैन्युफैक्चर बेबी बना दिया और वो इतना पावरफुल है कि उसके साथ में कोई कंपीट ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक तरह पावरफुल इंसान बनाने स्टार्ट कर दिए, उनकी हाइट रंग सारी चीजें खुद से डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते नेगेटिव जो इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये इरिवर्सिबल एक तरीके से ये इन्वायरमेंटल डैमेज है। अगर कल को चलकर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, मान लीजिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कर दी, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको वापस कर सकते हैं, यानी कि अगर एक बार को यहाँ पर ये इससे हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बना दिया तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि इससे हम लोग ये बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ये। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यानी कि अगर एक बार कपाला जो का बन गया कोई यहाँ पर, तो फिर इनको फिर से यहाँ पर मतलब फिर से यहाँ पर उसी जोन में ला सकता है जिससे बनाए गए थे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन गया, अब ये प्रोडक्ट ऐसे ही रहने वाला है यहाँ पर। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है डू इट योरसेल्फ बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज है और उसने यहाँ पर कहीं पर कोई क्रैश कोर्स लिया और चीजों को एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं कहते कि बोले कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है, हाँ बस कहीं से 2-4 चीजें पढ़ी और प्रीलिम्स देकर आ गए, तो उससे लगता है कि हाँ कुछ तो क्वेश्चन कर दिया, अगली बार और अच्छे से ट्राई करते हैं, अगली बार फिर दिया फिर ऐसे ही लगा यहाँ पर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 30-40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मतलब लगभग 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं, 15-20 से 30 क्वेश्चन की हर एक बच्चा कर लेगा उसको, और उनको करने के बाद में लगने लगता है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमको तो सब कुछ आता है। पर लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो इस तरीके से पेपर जो है वो साइकोलॉजिकली डिजाइन किया जाता है। जब तक पूरा प्रॉपर वे में आप लोग प्रिपेयर कर आप लोगों को नहीं अपने आप को नहीं जाएंगे और किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, तब तक आप लोग वो चीजें जो है वो प्रॉपर वे में क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, ना कि क्रैश कोर्स करके बस हाँ ये कर लिया और काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे रिजल्ट नहीं आता है और फिर चीजें जो है वो और ज्यादा दिक्कत में देखने को मिलने लगती है। इसी के साथ में एथिकल कंसर्न आप लोग काफी देखने को मिलेंगे। मैंने बोला ना अभी यहाँ पर कि एक तरीके से इंसानों को एक मॉडिफाइड इंसान बनाया जा सके, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। इंसान को रीडिजाइन करने लगे तो वो चीजें तो वो बिल्कुल गलत है, इससे काफी ज्यादा डिजास्टर यहाँ पर हो सकता है।
हमने बना इसलिए रहे हैं कि बीमारियों का क्योर किया जा सके, यानी किसी को बीमारी हो गई, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी बीमारी का सोल्यूशन निकाल दिया, तो वो तो समझ में आता है। पर लेकिन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पर इंसान का ही कुछ और बना दिया, तो फिर वो देखिए उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इनके रेगुलेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, पॉलिसीज की काफी ज्यादा जरूरत है। और इंटरनेशनल बॉडीज और एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पर इसी के साथ में कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोलॉजिकल, जो यहाँ पर बायो सेफ्टी, नगोया प्रोटोकॉल, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। बाकी इसी के साथ में अगर बात करें नगोया कोलालमपुर जो सप्लीमेंट्री जो प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पर निकल कर आई। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है यहाँ पर, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बताया इसके बारे में कि जो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर जो फ्यूना यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जीव जंतु होते हैं, इसी के साथ में फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्तियां होती हैं, इन सबको अगर ये इंडेंजर की कैटेगरी में आती है तो यहाँ पर इनका ट्रेड नहीं करना है, तो ये इसको रोकता है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर काम करता है, प्रॉपर वे में लोगों को खाना पीना मिलता रहे और सही चीजें चलती रहे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN आप लोगों को बताते हैं ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। इसी के साथ में एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये WTO के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इन सब चीजों को मेंटेन रखता है। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लोज के बारे में बात की जा रही है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में, और इंडिया जो है वो इन सबका पार्ट भी है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग चलो इनका तो पार्ट है यार, इंटरनेशनल लेवल की चीजें बनी है, क्या हमने भी कुछ मेहनत की है अपने देश में कुछ बनाने के लिए? जी हाँ बिल्कुल की है। इंडियन रेगुलेटरी अगर सिस्टम के बारे में बात करें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, ये 1988 आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 देखने को मिलेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, और कभी क्वेश्चन बन जाए तो इनसे लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर लेकर आ रही है, कहां से इसको कवर किया गया है, बेसिकली सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्या क्या इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। बायो रेमेडिएशन क्या है वो भी आप लोगों को बताया, और इसके चलते और भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर इस्तेमाल वगैरह और इंडिया के अंदर क्या क्या कानून है वो सारी बातें हम लोगों ने देख ली। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, फिर दूर किया जाएगा। टेंशन काहे को लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को पेंशन दो और एंजॉय करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल होने वाला है ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत सारी नई बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, एक तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर एक कंजर्वेशन के बारे में आप लोग बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप लोग का जीएस पेपर 1 भी आ जाएगा ज्योग्राफी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बात की जा रही है यहाँ पर, कंजर्वेशन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है। अभी हुआ क्या है, यहाँ पर एक काफी बड़ा स्टेप उठाया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 2 गांव थे यहाँ पर, ठीक है, 2 गांव जो थे यहाँ पर साउथ दिल्ली के अंदर में, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर अगर कर दिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है माइंड में कि किसके बेस पर डिक्लेयर किया है भाई साहब ये बता दो। और फिर यहाँ पर अगर डिक्लेयर किया है यहाँ पर ये, तो इसके चलते और क्या क्या प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में पूरा आर्टिकल कवर किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा, सुनकर मजा आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में बनेगी। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया यहाँ पर कि 2 जो गांव हैं यहाँ पर साउथ दिल्ली के अंदर, उनको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो ये जो कानून है हमारी कंट्री में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, उसके तहत यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये कानून जो है इसके बेस पर हम लोग ये चीजें बनाते हैं, और सेक्शन 20 जो है वो यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट को डिक्लेयर करता है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से निकल कर आ जाता है। अगर अपने देश में आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें एक खुशखबरी दी गई। खुशखबरी क्या कि बधाई हो, बधाई क्या मतलब आपके घर में पेड़ ज्यादा हुए हैं, यानी कि पेड़ों की संख्या जो है बढ़ गई है पहले के कंपेयर में। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई, तो यहाँ पर काउंट किया गया तो पहले के कंपेयर में अब संख्या जो है वो बढ़ती हुई आ रही है। आप लोग बोलोगे कितनी बढ़ गई है, कहां बढ़ गई है बताओ तो सही, तो वो समझ लेते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात की जा रही है मध्य प्रदेश जो है वो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा देश के अंदर में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहीं पर है वो है मध्य प्रदेश के अंदर में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर यानी कि एक एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो वो हो गया मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ये सारे एरिया। पर लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये छोटा सा एरिया है,
पर यहाँ पर इस छोटे से एरिया के 90% एरिया में पता चला फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, 10% एरिया खाली है। तो इस तरीके से उस राज्य का एरिया और उसके हिसाब से कितना फॉरेस्ट है। तो सबसे टॉप पर यहाँ पर मिजोरम आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो हो गया मैक्सिमम किसके अंदर में, और यहाँ पर उसके एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया में कितने में यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन में आप लोग उल्टा सीधा इनको कर सकते हो, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो चीजों को समझोगे। तो इसलिए बता दिया कि यहाँ पर बात की जा रही है पूरे एरिया जो भी है यहाँ पर उस फॉरेस्ट का, मतलब उस स्टेट का, तो उसमें से कितना एरिया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो एरिया जो है बहुत बड़े वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश का वैसे एरिया बड़ा है, तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर आ गया। पर लेकिन यहाँ पर टोटल उसका जो एरिया है, उस एरिया के भले वो छोटा सा क्यों ना हो, पर उसके 90% एरिया पर फॉरेस्ट है। तो ऐसे यहाँ पर सबसे ऊपर मिजोरम, ठीक है। आगे बात करते हैं हाईएस्ट इंक्रीज किस में हुआ है पिछले कुछ टाइम में। यहाँ पर तो तेलंगाना में बढ़ा है 3%, आंध्र प्रदेश में 2% और उड़ीसा में 1%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एरिया में जहां जहां फॉरेस्ट यहाँ पर अभी इंक्रीज हुए, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है इंक्रीज होने से यहाँ पर इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टेप उनके द्वारा उठाए गए। पर लेकिन ये तो पॉजिटिव बातें हो गई, कुछ नेगेटिव बताओ। जब तक नेगेटिव ना सुने तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आता ना। तो यहाँ पर नेगेटिव के बारे में 5 मुद्दे आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। 5 राज्य ऐसे हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले, जहां पर अभी ये लाल लाल आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। सबसे खतरनाक बात यहाँ पर यह कि ये वो एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में अगर फॉरेस्ट एरिया जो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहे हैं। पर लेकिन ये हमारे देश की सेहत के लिए भी फिर नुकसान करते हैं। अगर इस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट काटना स्टार्ट कर देंगे अपने डेवलपमेंट के नाम पर, तो वो अलग से नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता हुआ आप लोग को नजर आएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरीके के फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तीसरे नंबर पर तो विलेज फॉरेस्ट आप लोग के आ जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आप लोग समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि किसी को जाने के लिए अलाउ नहीं है। अगर जाना भी है तो फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन लेकर आप लोगों को जाना लगेगा। लोकल एरिया के लोगों को प्रोहिबिट कर दिया जाता है यहाँ पर। तो ये जो टर्म आप लोगों ने देखी यहाँ पर, उनको क्या बना दिया गया है, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर लोगों की एंट्री भी बंद की जाएगी, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो पावर रहती है किसके हाथ में रहती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आप लोगों को पावर देखने को मिलेगी रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंपावर है कि वो क्या करे कि कॉन्स्टिट्यूट कोई एनी लैंड अदर देन द रिजर्व फॉरेस्ट, कोई भी एरिया उसको प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी रखती है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पावर जो होती है ये स्टेट कंट्रोल में, बेसिकली जो ट्री वगैरह है, टिम्बर वगैरह है, कोई ऐसी नहीं इंपॉर्टेंट जो लकड़ियां हैं, तो उसको यहाँ पर बेसिकली मेंटेन रखने के लिए ऐसा काम कर देते हैं, ओके। विलेज फॉरेस्ट कौन सा होता है, विलेज फॉरेस्ट बेसिकली यहाँ पर असाइन किया जाता है, किसी भी विलेज को असाइन कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट में से ये एरिया निकालकर कि ठीक है ये विलेज जो है ये यहाँ पर चीजों को मैनेज कर सकता है, कम्युनिटी को दे दिया एक तरीके से, ठीक है। तो एनी विलेज कम्युनिटी जिनके अधिकार है उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट में से निकालकर जब एरिया दे देते हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर विलेज फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीनों के तीनों फॉरेस्ट में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, और तीसरे नंबर पर आप लोग का विलेज फॉरेस्ट आप लोग को देखने को मिल गया, ठीक है नहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए डिटेल में आप लोग को बताया। आगे चलते हैं। फॉरेस्ट जो है अगर उनको आप लोग अलग तरीके से अगर देखोगे तो कैटेगरी करते हैं यहाँ पर रेनफॉल के बेस पर, यानी कि जहां पर बारिश कितनी हो रही है तो उसके बेस पर जब हम लोग करते हैं तो एक अलग पैटर्न निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया कि कहां पर किस किस की पावर है, उसके बेस पर देख लिया यहाँ पर ये फॉरेस्ट पर, लेकिन अब रेनफॉल के बेस पर रहता है, जैसे ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया और अंडमान निकोबार हो गया, जहां पर बारिश अच्छी खासी होती है और एनुअल टेम्परेचर भी लगभग 22 या फिर उससे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेड़ों की जो लंबाई है वो काफी बड़ी बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वन, वहां पर पत्तियां नहीं गिरती हैं, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को पत्तियां पेड़ के ऊपर ही देखने को मिलेगी, और बारिश जो है यहाँ पर एक ठीक ठाक बारिश आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कई जगह आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें नजर आएंगी, ये यहाँ पर एवरग्रीन टाइप के हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें रेनफॉल जो रहती है वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, यानी पहले वाले से कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पतझड़ वाले आप लोगों को फॉरेस्ट नजर आएंगे। तीसरा यहाँ पर यह है माउंटेन, यानी कि माउंटेन पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट। तो इनमें याद रखेगा नॉर्थ जो यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन के फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन के फॉरेस्ट आप लोग यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। ये वाले फॉरेस्ट जो है बेसिकली ये माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको इसके नाम से रख दिया गया है।
ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कहां पर, पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहां पर ये इन एरिया में जहां पर बेसिकली टाइम जब बारिश हो काफी कम होती है, और खासकर कांटेदार वृक्ष भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है और बारिश थोड़ी कम होती है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पत्तियां या तो होती नहीं है और कई बार होती है तो उनको गिरा देते हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होता है नॉर्मली, ये भी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो इस वाले फॉरेस्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में अगर बात करूं तो आप लोग बोल सकते हैं इनको दलदली फॉरेस्ट, यानी कि वो वाले फॉरेस्ट जहां पर यहाँ पर दलदल रहता है और यहाँ पर आप लोगों को ये बेसिकली फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हमारे देश में दलदली फॉरेस्ट जो है वो कहां पर पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, इसी के साथ में गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला जो डेल्टा का एरिया हो गया, महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, ये वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके से डेंस है, काफी ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से इम्पेनिट्रेबल है, यानी यहाँ पर कोई एक तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर कोई घुस नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है कि कोस्टल एरिया में जब ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो अगर कल को कोई सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो उससे रोकने का काम करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, एक तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट भी माने जाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके अंदर कई तरीके से मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया ना, आप लोगों ने सुना भी हो गया, पाम हो गया, फिर यहाँ पर एक तरीके से ब्लूटवुड हो गया, तो कई सारी ऐसी आप लोगों को यहाँ पर ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से बताए मैंने यहाँ पर, एक तो हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरे यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट, और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने नजर आ गए। तो दोनों तरीके से आप लोगों ने देख लिया, एक तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से, और दूसरा यहाँ पर जहां जहां पर बारिश हो रही है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें थी, मैंने सारी बता दी आप लोगों को। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी है तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन है तो फिर पूछ भी सकते हैं, रोका किसने, एकदम बेसिकली आप लोगों को जहां भी डाउट लगे उसको क्लियर करते करते आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी चीजों को लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे। अगर डाउट लेकर रहोगे तो फिर फालतू में परेशान ही रहोगे, इसलिए डाउट कभी नहीं रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और ये आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इसी के साथ में हमारे पड़ोसी, उनसे इंटरेस्ट और स्टैट्यूटरी बॉडी, कहीं पर भी आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। बात की जा रही है रिफ्यूजी के बारे में। तो रिफ्यूजी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर किस तरीके से उनका संरक्षण करना है। और रिफ्यूजी होते कौन है? रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी के बगैर किसी एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में आते हैं और फोर्सफुली उनको आना पड़ता है, या तो वहां पर बेसिकली लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा होता है, यानी कि उनको मारा जा रहा है, तो अपनी जान बचाकर जैसे तैसे होते हैं वहां से निकल कर आते हैं, जमीन जायदाद घर दौलत सब कुछ छोड़कर, नहीं जान है तो जहान है, वो वाली कंडीशन बन जाती है। पर लेकिन जहां से निकलकर वो जहां पर ये जाते हैं फिर वहां पर भी जान होनी चाहिए, वहां पर उनकी जान प्रोटेक्शन होनी चाहिए। पता चला वहां पर उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, तो इसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में जो बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात भी करूंगा यहाँ पर, इसके चलते अगर चीजों को आप लोग समझेंगे तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा भी डिस्कस किया गया प्रोटेक्शन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ रिफ्यूजी, यानी कि रिफ्यूजी के जो बेसिक ह्यूमन राइट है उनके प्रोटेक्शन के बारे में बातें की गई। उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो डिस्कशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से साइन नहीं किया गया जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कानून बनते हैं ना, अगर उनको हम लोग साइन कर देते हैं तो उससे ये रहता है कि हम लोग बंद गए यार उसमें, अब हम लोग उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कि हम लोगों ने साइन कर रखा है, कल को अगर मान लीजिए कोई रिफ्यूजी हमारे देश में आ गया, हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते कि भाई साहब तुम्हारी हमारे देश में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर रखा है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में खुद में आप लोग को देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 14 होता है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 20 होता है प्रोटेक्शन विद रिफ्यूजी टू कन्विक्शन ऑन द ऑफेंस, इसी के साथ में आर्टिकल 21 होता है ये बेसिकली राइट टू लाइफ। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन चीजों के बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रिफ्यूजी और माइग्रेंट में कंफ्यूज मत होना। माइग्रेंट जो इंसान होता है वो अपनी मर्जी से कहीं काम के लिए, एजुकेशन के लिए, फिर किसी और पर्पज के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वो रिफ्यूजी जो होता है वो अपनी जान बचाकर एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों को इंटरमिक्स मत करना, दोनों को डिफरेंट तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के अंदर में ना तो 1951 का जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिफ्यूजी कन्वेंशन का हम लोगों ने साइन किया है, और ना ही 1967 का जो प्रोटोकॉल है वो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली साइन किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके चलते हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि हमारे देश में अगर कोई बाहर का इंसान आता है कि हमको उसको अपने देश में रखना ही रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इंसान को हम लोग बेसिकली वापस भी कर सकते हैं,
पर लेकिन आप लोगों को पता है हमारा देश जो है वो बड़े दिल वाला है, नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि हमारे देश में कानून भी है, फॉरेन एक्ट 1946। ये जो कानून होता है ये बेसिकली कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। अगर कोई बाहर से इंसान आता है तो उसको बेसिकली वापस भेजने का काम करता है, ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हालांकि कई बार ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये काफी ताकत पावर दे रखी है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कत भी देखने को मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी चला देती है। पर लेकिन देश की सिक्योरिटी यार पहले, बाकी तो सब जो भी चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी, पहले अपने को नहीं कहते कि पहले शर्मा जी अपनी पेटी बांध लो तब दूसरे के बारे में सोचना, तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बोला जाता है कि सारे राइट जो है यहाँ पर इंक्लूडिंग जो यहाँ पर सिटीजन को अवेलेबल है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि वाइल ऑल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन पर्सन इंक्लूडिंग द फॉरेन पर्सन, तो उनको भी राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लाइफ वाले जो अधिकार हैं वो उनको भी मिलते हैं। और हमारे संविधान के हिसाब से यहाँ पर बात करें तो ये काफी इंपोर्टेंट भी है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है। एक शब्द है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहां पर याद रखिए, उसको बोलते हैं नॉन रिफ्यूलमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूं ताकि आप लोग यहां पर बेसिकली चीजों को ढंग से समझ सकें। इसका मतलब ये कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने देश से जान बचाकर हमारे देश में आ गया और हमारे देश में आने के बाद में यहां पर बेसिकली उसको फोर्सफुली उसकी कंट्री में वापस भेज देना, तो ये एक सही तरीका यहां पर नहीं है। यानी कि उसकी जान जाने वाली है, म्यांमार से बचाकर कोई इंसान अपनी जान यहां पर आए और उसको फिर से हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि तुम हमारे देश में नहीं आ सकते, उसको वहां पर भेज रहे हैं जहां पर जाते उसकी जान जा सकती है। तो ये एक तरीके से ये ह्यूमन राइट नहीं है, एक तरीके से ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर उसको आप लोगों को अधिकार देना पड़ेगा, वापस उसको नहीं भेजना है, ये वाली बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जाती है। फोर्स नहीं करना है उसको कि वो वहीं पर ही जाए मरे, हमको कोई मतलब नहीं पड़ता है तुमसे, तुमको गोली मार रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये इंसानियत नहीं रह जाती है, ठीक है। हर एक इंसान जो है उसकी एक जिंदगी है, तो उसको उसकी जिंदगी जो है एक तरीके से उसकी अहमियत समझनी चाहिए। यानी कि अपने देश के हिसाब से अपनी जिंदगी अच्छे चल रही है, उन्हीं के अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम नहीं होना चाहिए, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर अपने देश के बारे में बात करें, यहाँ पर हमारी कंट्री में अब तक कोई ऐसा कोई कानून फ्रेम नहीं किया गया, तो हमारी कंट्री में अगर कोई रिफ्यूजी आता है या फिर कोई इमिग्रेंट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर पड़ोसी देशों से कई बार आप लोगों ने देखोगे आते भी होंगे, इलीगल माइग्रेंट आते हैं, ठीक है, कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो यहाँ पर उनको टैकल करने की कोशिश की जाती है, पर कई बार ऐसा रहता है प्रोसिक्यूशन की उससे आते हैं, तो कई बार यहाँ पर मिसयूज भी किया जाता है कानून का, ठीक है। तो ये बातें बोली जा रही है। तो इसके चलते जो रिफ्यूजी होते हैं, देखिए वो तो नॉर्मली कैसे होंगे, जो कि अपनी जान बचा कर आ रहे हैं। इमिग्रेंट कौन होते हैं बेसिकली, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, कोई पर्सन जो है इस तरीके से आगे यहाँ पर अपना जॉब देखने के लिए, वो सब चीजों के लिए, कई बार अपनी सेटल करने के लिए लाइफ को, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से जो आता है, तो उनको आप लोग इमिग्रेंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है माइग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार आप लोगों को इनका डिफरेंस भी बताया, तो उसको आप लोग देखेगा। कंफ्यूजन देखिए जहां पर भी हुआ करे ना, उसको क्लियर करके आगे बढ़ा पड़ो, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो सही चीज नहीं है जिंदगी में, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, ठीक है। ओपन स्कोप के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, एक तरीके से ओपन स्कोप अगर यहाँ पर रहेगा, अगर कल को कोई एक तरीके से नहीं ऑप्शन रहता है कि एक तरीके से कोई रिफ्यूजी आ रहा है तो कैसे उसको टैकल करना है, तो गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है रिफ्यूजी इलीगल, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में पूरा रह गया। जैसे रोहिंग्या कम्युनिटी को यहाँ पर इलीगल डिक्लेयर किया, क्योंकि रखाइन स्टेट से वो अपनी जान बचा कर आए थे, पर लेकिन हमारी कंट्री में उनको इलीगल डिक्लेयर किया, जबकि वहां पर जाकर उनकी जान जा सकती है। तो इसलिए जरूरी है एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आए, अगर कोई आता है तो उसके साथ में क्या करना है, ठीक है। ह्यूमन राइट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। इसी के साथ में सिक्योरिटी कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी पता चला खतरे में पड़ गई, कल को अगर कोई हमारे ही देश में बम ब्लास्ट कर रहा है तो वो भी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा, ये थोड़ी ना दूसरे के बारे में सोच के काम चलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात की जा रही है, इन ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजी, तो वो देखना पड़ेगा। जैसे तिब्बतन हो गया, श्रीलंकन हो गया, तो वहां पर कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार अपनी मनमानी चलाने लगती है। तो यहाँ पर सब चीजों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेसिकली अगर मान लीजिए कोई जबरदस्ती आकर बढ़ गया, ठीक है, हमारे देश में बिना किसी दिक्कत के, तो उसको तो रोकना पड़ेगा, पर लेकिन कोई मजबूरी में आ रहा है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसकी मजबूरी ऐसी है कि वो वहां पर जॉब की वजह से भाग कर आया, फिर मजबूरी है कि उसकी जान जा रही है वहां पर, तो जॉब की वजह से भाग कर आया तो भाई अपने वहां पर जॉब देख, यहाँ तो वैसे हमको कोई जॉब नहीं मिल रही, तुझे तो तब देंगे। पर लेकिन अगर पता चला उसकी जान जाने वाली, वो जान बचाकर यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आए, तो फिर थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है। तो इसलिए फर्क करना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कितना अलाउ करना है और कितना अलाउ नहीं करना है। तो ये बेसिकली फंडा है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी मैंने इसलिए दी है ताकि सिचुएशन जो है वो माइंड में क्लियर रहे, ठीक है। तो ये था पूरा फंडा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जीएस पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो आप लोग यहां पर इसके बारे में बात कर सकते हैं। बात करेंगे मालदीव के बारे में। पहले लोकेशन देखिए कि कहां पर ये लोकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो ये हो गया यहाँ पर मालदीव। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कवर किया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर भी यहाँ पर, और बात की जा रही है ग्रेट मालदीव रिज। रिज मतलब एक तरीके चोटी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऊंची चोटी। तो उसके चलते यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर जो है कई बार आप लोगों ने कई बार सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा फिर से आप लोग सुन लीजिए। वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी जो है अगर बात करें, ये जो अफ्रीका इंडिया सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो ये प्रॉपर एक आप लोगों ने देखा यहाँ पर गोंडवाना करके था, ठीक है, तो उसमें से निकाल के यहाँ पर ये सारी चीजें बनी है। आज के दिन में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये वेस्ट गोंडवाना, फिर अफ्रीका इंडिया, ये सारे निकल के इंडिया यहाँ से निकल कर उधर आ गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये पहले कुछ और हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेट टेक्टोनिक्स थोड़ी ही यहाँ पर गोंडवाना था जैसे यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली वेस्ट गोंडवाना और इधर ईस्ट गोंडवाना बन गया था, और फिर ऐसे ऐसे चीजें चली। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है, तो इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि 3 तरीके से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे डाइवर्जन हो गया, ठीक है, इसी के साथ में कन्वर्जेंट हो गया, और इसी के साथ में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक दूसरे से दूर जाना, तो इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कन्वर्जेंट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वाली प्लेट है यहाँ पर और ये इसके नीचे जा रही है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से कन्वर्जेंट बोलते हैं, और जब इस तरीके से बराबर में से हटना प्लेट का, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये जो है उसी के बेस पर निकल कर आती है। नॉर्मली एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बात, आप लोग अगर इसको समझ पा रहे हैं, आप लोगों ने पृथ्वी की स्ट्रक्चर समझी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है। एक इनर कोर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक आउटर कोर आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक मेंटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर मेंटल के बाद में अगर बात करेंगे तो क्रस्ट आ जाएगा सबसे ऊपर, पर लेकिन मेंटल और यहाँ पर क्रस्ट के बीच में एक होता है एस्थेनोस्फीयर। ये एक तरीका सम काइंड ऑफ एक मतलब ना तो ज्यादा ठोस और ना ही ज्यादा एक तरीके से लिक्विड, उसके बीच का आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मटेरियल, जिसके ऊपर ये हमारी प्लेट जो है वो घूमती है। तो एस्थेनोस्फीयर बेसिकली उसको बोला जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर प्लेट जो है वो आप लोगों को घूमती नजर आती है। तो ये कईयों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि एस्थेनोस्फीयर के बारे में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले इसके लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी कर दी, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। अभी यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि वेस्टर्न जो बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर में यहाँ पर जो इसके ऊपर साइंटिफिक डिबेट होता रहता है कई बार कि कैसे कैसे चीजों का ओरिजिन हुआ है, कि इंडियन ओशन का कैसे ओरिजिन हुआ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो मुंबई है, उसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई, जिसके बेस पर यहाँ पर ये डिबेट और डिस्कशन निकल कर आ गया इसके पर्टिकुलर एरिया में बेसिकली क्या क्या चीजें चल रही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पर ग्रेट मालदीव रिज के बारे में बात की, तो यहाँ पर ये ऐसा देखने को मिलेगा कोई एसोसिएटेड नहीं है यहाँ पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के साथ में। ये जो चोटी है किसी भूकंप के साथ में नहीं है। तो इंडियन ओशन के अंदर अगर जाएंगे तो साउथ वेस्ट में जो अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक अलग ही लेवल की यहाँ पर एक तरीके से चीज देखने को मिलेगी कि इंडियन ओशन जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि कैसे वो बना, उसको समझने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया गोंडवाना कैसे कैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि पहले कैसा हुआ करता था और अब यहाँ पर कैसी होगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आ ही रही है सही से, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जो चीजें बनी है, फॉर्मेशन हुआ इंडिया का इंडियन ओशन के अंदर सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का जो पूरा कमाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की। प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बात करें, इसको लिथोस्फीयर प्लेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में जब बात करें तो ये इरेगुलर शेप जो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके बेस पर यहाँ पर ये फ्रैक्शन निकल कर आता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल भी होती है और ओशियनिक भी होती है। कॉन्टिनेंटल मतलब जो कि जमीन पर यानी कि सतह पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ओशियनिक जो कि समुद्र के अंदर होती है। यानी कि जो थ्योरी मैंने बताई है आप लोगों को यहाँ पर डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती चीजें, ये ऐसा नहीं है जमीन पर ही होंगी, ये समुद्र के अंदर भी तो चीजें हो सकती हैं, या फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है जमीन के अंदर पे। तो दोनों जगह यहाँ पर ये थ्योरी जो है ये हो सकती है, किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि यहीं पर ही होगी या फिर वहां पर नहीं होगी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आप लोगों को मतलब नहीं समझना है। तो ये आप लोगों को हर जगह देखने को मिल सकती है। तो टेक्टोनिक जो प्लेट थ्योरी है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी 1967 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट जो खासकर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पैसिफिक प्लेट है वो लार्जली ओशियनिक प्लेट है, यानी कि वहां पर मैक्सिमम ओशियन पाया जाता है, और यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया की जो प्लेट आएगी उसको कॉन्टिनेंटल यानी कि वहां पर ज्यादातर जमीन पाई जाती है। तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। इस कई बार यूपीएससी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की जाती है, पर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट समझो, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। और जो मिड ओशियनिक रिज बोला गया तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे मैग्मा हो गया, जब ये बाहर निकल कर आते हैं इसको लावा बोलते हैं, तो ये प्लेट हो गई यहाँ पर, और ये क्या हो गया जब एक दूसरे से जाती है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर चीजें क्रिएट हो रही है, ओके। इसी के साथ में जो यहाँ पर मिड ओशियनिक जो रीच है यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंडर वाटर माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि हाँ वो समुद्र के अंदर माउंटेन निकली हुई थी, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी या फिर मोहोरिक जो डिस्कंटिन्यूटी आप लोग इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये कैसी डिस्कंटिन्यूटी है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा एक डिस्कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ये रेड है यहाँ पर ये, जो कि अलग कर देता है यहाँ पर क्रस्ट को मेंटल से। यानी कि मेंटल जो हो गया वो नीचे वाला पोर्शन हो गया और ऊपर हो गया क्रस्ट, तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, जो उसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी या फिर यहाँ पर मोहोरिक डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डायग्राम में जो आप लोगों को रेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है सारे, और मैक्सिमम चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएंगी अगर ढंग से आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो इसलिए कहता हूं चीजों को ढंग से पढ़ो, भले ही कम पढ़ो पर लेकिन ढंग से पढ़ो। ये जो डिस्कवर की गई थी यहाँ पर, इनका नाम था एंड्रेजा मोहोरविक, जो कि 1909 में इनके द्वारा यहाँ पर ये डिस्कवर की गई थी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्मिक वेव के बारे में, ठीक है, तो वहीं से निकल कर आती है। तो सरफेस यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो यहीं से वो वेव से निकल कर आती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर एक और बताया गया कि सरफेस एवरेज अगर डेप्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी तो 8 किलोमीटर की जो है यहाँ पर ओशियन बेसिन के अंदर में, ठीक है, और 32 किलोमीटर की आप लोग कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कहीं पर फिक्स है, कहीं पर देखिए जैसे पृथ्वी पर है ना, कहीं पर छोटी होगी कहीं पर पहाड़ हो गए, ऐसे समुद्र में चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो अलग अलग सरफेस रहता है, कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं और कैसे कैसे चीजें चलती हैं। तो ये पूरा फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। था ना इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। तो अंदर की बातें जब पृथ्वी के बारे में जानने को मिले तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाता है, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। आइए आगे चलते हैं। एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये कई दिनों से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्यूज में है, बात की जा रही है इंडिया और उसके पड़ोसी के बारे में, और खासकर इंडिया और यूएई के डायलॉग के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, क्योंकि पीआईबी के द्वारा भी काफी अच्छे से यहाँ पर ये कवर किया गया। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। पीआईबी के अंदर जब कवर किया गया यहाँ पर, तो काफी इंडिया के अंदर इसका नहीं बखान भी उड़ाया गया कि हाँ यार ऐसा कुछ चल रहा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं कई सारी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, तो ये उसमें से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली चीजों में भी इसका नाम आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बेस पर आप लोग चीजों को समझ सके, और फिर आगे देखेंगे आखिर क्या क्या मुद्दा है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से भी कनेक्ट कर सको, ठीक है। तो यानी कि सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक एक कर। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो मैंने बताया कि यहाँ पर पीआईबी के अंदर कवर किया गया, और यहाँ पर ये हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जो इनके सुल्तान है यूएई के, ऑनलाइन उन दोनों के द्वारा यहाँ पर काम किया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें हमारे सामने निकल कर आई, ठीक है। तो यानी कि ऑनलाइन चीजें आप लोगों को देखने को मिली, जिसके बेस पर हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें देखी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एक एक कर पॉइंट के बारे में कि आखिर क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है सीईपीए के बारे में। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक होता है सीईपीए, ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है, दूसरा होता है सीईसीए। तो सीईपीए और सीईसीए के बीच में पहले आप लोगों को मैं डिफरेंस जो है वो समझा देता हूं एक बार। पहला होता है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात करें यहाँ पर, ये पार्टनरशिप में पहुंच गए, और ये इससे नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा, यानी कि ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, यानी कि यहाँ पर ये नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या है, यहाँ पर कोऑपरेशन की बात की जा रही है, इनके मिलजुल कर काम करेंगे, और यहाँ पर पार्टनरशिप, यहाँ तो कोऑपरेट करना है भाई साहब, कहने कि भाई साहब थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, पर लेकिन पार्टनर होगा अगर कोई साथ में, तो पार्टनर को तो हम लोग पूरे हक से बोलेंगे, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कोऑपरेशन और पार्टनरशिप के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले तो जो ट्रेड रहता है यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेड रहता है, ये यहाँ पर इतना फ्री नहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर कंप्लीट फ्री ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओनली गुड्स के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर गुड्स सर्विस और इसी के साथ में और भी जो भी चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह सबके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या रहता है बेसिकली, अगर कोई भी यहाँ पर टैरिफ वगैरह थोड़ा बहुत कम कर दिया, पर लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली जीरो कर देते हैं, या फिर और के कंपेयर में बहुत कम यहाँ पर कर देते हैं, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि ये वाला जो है वो नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गए यूएई के साथ में। तो यूएई कहां पर है, यहाँ पर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी इसकी कैपिटल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यूएई के साथ में कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी दोनों कंट्री के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न्यू फ्रंटियर और न्यू माइलस्टोन, ये इसका नाम दिया गया है, ठीक है, जिससे यहाँ पर नया ट्रेड मिलेगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा और नए इनोवेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डिफेंस में दोनों मिलकर काम करेंगे, टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है,
क्लाइमेट एक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करेंगे, इवन ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएंगे। मैंने बताया था ना ग्रीन हाइड्रोजन कि H2O क्या रहेगा, उसको यहां पर बेसिकली बिजली के झटके देकर तोड़ा जाएगा और फिर यहां पर H2 और O अलग अलग निकल जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया ना कि H और O अलग अलग यहां पर हो जाएंगे और फिर यहां पर देखना पड़ेगा ऑक्सीजन हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, तो फिर यहां पर हाइड्रोजन को अलग से निकालकर हम लोग यूज करेंगे, इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला गया था, ठीक है। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी क्या क्या हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, हमारी कंट्री के द्वारा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएई में खोला जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे देश के यूएई में आप लोगों को देखते हैं पढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। हमारी बहुत सारी जनता यूएई में रहती है, तो अगर वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करनी है, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना है, तो ये एक अच्छा साधन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे, दोनों कंट्री स्किल को कोऑपरेट कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए यूएई जो है उसने भी अपनी आजादी के सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है 50वां, और हम लोग 75वां सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, फूड, ऑटोमोबाइल बहुत सारे एरिया में मिलकर काम कर सकते हैं और 10 लाख के करीब जॉब क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ये काफी एक शानदार एग्रीमेंट रहने वाला है, जिसमें 60 बिलियन टू 100 बिलियन जो है आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पर इसको बेसिकली अच्छे लेवल पर लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सही लेवल पर दोनों मिलकर काम करेंगे। और अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पर, अभी आप लोगों को मैंने कई सारे अवार्ड के बारे में बताए थे, तो यहाँ पर जैद में जो मेडल है यहाँ पर यूएई के जो प्रिंस है उनके द्वारा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो उनके द्वारा विजिट किया गया था अगस्त में यहाँ पर बेसिकली, जिसके चलते यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में चीजें आगे बढ़ी थी। और ये 1971 में यहाँ पर बेसिकली जो एक अलग से आजाद होकर एक कंट्री बना, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करें अभी 1921 में, ठीक है, सॉरी 2021 में, तो पूरे 50 साल इनको यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। बाकी काफी अच्छे से इकोनॉमी में हम लोग एक दूसरे के साथ में काम करें, कल्चर के रिलेशन के बारे में, और इंडियन कम्युनिटी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर पाई जाती है, 2.6 मिलियन के करीब कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और काफी बड़ा रिमिटेंस आता है। ऑयल के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में बात करें काफी कुछ हम लोग एक दूसरे के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से देखी। आइए अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, तो कई सारे आर्टिकल आप लोगों ने देखे। सबसे पहले तो ये यूएई वाला ही हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेस्ट के बारे में बात की, तो कई तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, सारे मैंने बताए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो बातें की वो कि यहाँ पर किसके बारे में, ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है, ओशियनिक रिज के बारे में। कॉन्सेप्ट मैंने कई सारे आप लोगों को बताए, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की हैं वो किसके बारे में की है, वो की है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में समझा हम लोगों ने, सिंथेटिक जो बेसिकली बायोलॉजी होती है उसके बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने रिफ्यूजी से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसके बारे में बातें की, ठीक है, तो डिटेल में बातें की। अब ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में भी दिए थे, वीडियो को पॉज कर एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों का रिविजन करा देता हूँ, जो अरे यार आंसर भी बता दिए ये सही है, चलो कोई नहीं, अटेम्प्ट कर लो आप लोग, ठीक है, वो दब गया बटन एक तरीके से, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने OIC के बारे में आप लोगों से बात की थी, और कल क्विज नहीं दे पाया था, वीडियो टर्मिनेट हो गई थी, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार, कई बार दिक्कत देखने को मिल जाती है, पर लेकिन कोई नहीं, सारी चीजें मैंने कवर कर दी थी, बस क्विज बच गया था, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें तो बताना है यहाँ पर गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में मैंने बात की थी, तो किसके द्वारा बताया गया, कौन कौन सा आर्टिकल होता है जो कि यहाँ पर बातें करता है बेसिकली अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में मदर टंग के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज करके थीम पूछी गई थी, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर सैंक्शन लगाती है अगर कोई भी ऐप हम लोग को बंद करना है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया कहाँ पर कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है, कौन सा टनल इसका नाम बताना था और किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें कई बार पूछ ली जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 है। इसकी थीम है यहाँ पर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग और चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगा, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पर आएगा, अटल टनल इसका नाम, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो आज का डिस्कशन इतना ही, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, तो फीडबैक जरूर देना, और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से, वीडियो के नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, मॉर्निंग के लिए तैयार रहना, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।